मैं आज मौजूद हूं अहमदाबाद में। गुजरात में चुनावी सरगर्मी कुछ इस तरीके से बढ़ गई है कि अब गुजरात में होना लाजमी है हर लगभग पत्रकार के लिए। सिद्दी सईद मस्जिद मेरे पीछे यहाँ पर मौजूद है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे आए थे। यहाँ पर उन्होंने यात्रा की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारीकियाँ यहाँ की प्रस्तुत की थी जापान के प्रधानमंत्री के सामने। तो आज हम गुजरात के चुनावी रण की बातचीत करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आज एक और बड़ा मसला जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इतने रेल हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है इसकी कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इतने रेल हादसे हो रहे हैं? क्या तकनीकी वजह है या कोई और? इसकी हम पड़ताल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, हम आपको बता दें कि आज रात ठीक 9:20 पर, यानी कि अब से बस 18 मिनट बाद, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे मुख्यमंत्री विजय रूपानी से न्यूज़ नेशन की खास बातचीत। ज़रूर देखिएगा, बहुत जानदार इंटरव्यू है। अब ज़रा बताएं आपको कि आखिरकार रेल हादसे इतने क्यों हो रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में। आज भी एक ट्रेन हादसा हुआ और उसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल में इतने रेल हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या ये महज लापरवाही है? क्या ये रेलवे विभाग की कामचोरी है, या दरअसल कोई खुराफात कर रहा है उत्तर प्रदेश में? तो सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर प्रस्तुत करेंगे एक पूरा लेखा जोखा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में रेलवे के साथ क्या चल रहा है बंदरबाट। बोगियों की हालत बता रही है कि चित्रकूट जिले के मानिकपुर में कितना भयानक रेल हादसा हुआ। देखिए किस तरह गोवा से पटना जा रही वास्को डिगामा एक्सप्रेस की बोगियों के परखच्चे उड़ गए। S3 से S11 तक के डिब्बे पटरी से उतर गए। S4 और S10 को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यह हादसा मानिकपुर स्टेशन पर सुबह 4:15 पर हुआ। चित्रकूट के मानिकपुर जंक्शन पर है, ठीक उस स्थान पर जहां पर वास्को पटना एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 के तरफ से आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये बोगियां जो डिरेल हुई हैं, इनको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद थी। जो प्लेटफॉर्म का बेस होता है उसमें टक्कर हुई है, उसके बाद ये टाइल्स उखड़ गई हैं। सर्द रात में यात्री गहरी नींद के आगोश में थे, लेकिन अचानक इतना तेज झटका लगा कि चीख पुकार मच गई। क्या रेलवे ट्रैक टूटने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, या फिर ये साजिश तो नहीं? इस बीच ग्राउंड जीरो का मुआयना करने पहुंचे अधिकारियों को संदिग्ध पैकेट मिले हैं, लेकिन अभी इसको लेकर रेलवे कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। वही चीज है, सस्पेक्टेड है। कह नहीं सकते कि जब तक जांच नहीं हो जाएगी हम कैसे कह देंगे। जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है, लिहाजा वास्को डिगामा एक्सप्रेस हादसे की जांच रेलवे और ATS दोनों एंगल पर कर रही है। अभी तक इसमें कोई सैबोटाज की बात या कोल अन्य बात नहीं आई है, लेकिन फिर भी एहतियातन हमने ATS को भी लगा दिया। ATS की टीम भी जाके सहयोग करेगी और देखेगी कि क्या कारण है। रेल में कोई खराबी है या कोच में कोई खराबी है, इसकी तकनीकी जांच चल रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी आप लोग को पूरा शेयर करेंगे, खबर करेंगे। फिलहाल रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर को जांच का जिम्मा दिया गया है। रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कब थमेंगे रेल हादसे। मानिकपुर से मानवेंद्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में 2 रेल हादसे हुए हैं। जिस रेल हादसे का जिक्र अभी हम कर रहे थे, गोवा से पटना जा रही ट्रेन हादसे में 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई, 10 जख्मी हो गए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने रेल हादसे क्यों हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितने रेल हादसे हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। सबसे पहले तो आज के एक रेल हादसे की बात आपके सामने रखें। फिर 23 अगस्त 2017 को आजमगढ़ दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस का हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के औरैया के पास यह हादसा हुआ। इंजन समेत 10 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। 19 अगस्त 2017 मुजफ्फरनगर से खतौली से जा रही पुरी उत्कल एक्सप्रेस का हादसा हुआ। 23 यात्रियों की मृत्यु हुई, 150 जख्मी हो गए। 30 मार्च 2017 महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से जा उतरी। उत्तर प्रदेश के महोबा में यह हादसा हुआ था। 15 अप्रैल 2017 मेरठ लखनऊ राजरानी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे डिरेल हो गए। रामपुर के पास यह हादसा हुआ था। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई।
हादसे में करीब 150 यात्रियों की मृत्यु हुई। 28 दिसंबर 2016 सियालदा अजमेर एक्सप्रेस डिरेल हो गई। कानपुर के पास रूला रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। 20 मार्च 2015 बछरावा के पास जनता एक्सप्रेस डिरेल हुई। हादसे में 32 लोगों की मृत्यु हुई। 26 मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस डिरेल हुई। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में यह हादसा हुआ। हादसे में 24 यात्रियों की मृत्यु हुई। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बार बार ये रेल हादसे उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? क्या ये रख रखाव की कमी की वजह से है? उत्तर प्रदेश में तकरीबन 9000 किलोमीटर की रेल पटरियां हैं। क्या ये रेल की पटरियां इतनी पुरानी हो रही हैं कि खुद ही चरमरा रही हैं? क्या रेलवे अपने इस पटरियों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है कि ये लोड नहीं ले पा रही हैं? या दरअसल शरारती तत्व उत्तर प्रदेश में इतने प्रभावशाली हो चुके हैं कि आज ट्रेन की सुरक्षा नहीं है? कई ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से तीनों का होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तारीख बदलती रही, लेकिन क्या रेलवे में हालात नहीं बदल रहे? चित्रकूट के मानिकपुर रेल हादसे ने एक बार फिर इन्हीं सवालों को जिंदा कर दिया। वास्को डिगामा पटना एक्सप्रेस जिस तरह हादसे की शिकार हुई, उसने देश की रफ्तार और सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आखिर बार बार मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन दम क्यों तोड़ देती है और यात्रियों के लिए रेल सफर आखिरी सफर साबित हो जाता है। मानिकपुर रेल हादसे में अब तक की जांच ट्रैक के इर्द गिर्द ही घूम रही है। कि कोई तकनीकी खराबी आई होगी जिससे कि इस टाइप की घटना हो सकती है, जैसे कि मान लो रेल की पटरी टूट जाए या फिर कोच का कोई चीज़ ऐसा हुआ हो, तो वो जब तक हम लोग इसकी पूरी इंक्वायरी न करें, हमारे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हैं नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल के, वो इसकी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन रेलवे इन सवालों से बच नहीं सकता कि स्टेशन सर्किल में ही इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि बार बार यूपी में ही रेल हादसे क्यों हो रहे हैं। दरअसल यूपी में भारतीय रेल ट्रैक का जाल लगभग 9000 किलोमीटर तक फैला है। रेलवे के 16 जोन में से 4 जोन यूपी से होकर गुजरते हैं। 4 जोन के 8 डिवीजन यूपी में ही हैं। ये तो रहा यूपी में रेलवे का नेटवर्क, लेकिन इससे जुड़ी चिंता का सबब है ट्रैक की मरम्मत का काम। क्योंकि जिस तरह ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, उस रफ्तार से ट्रैक का रखरखाव नहीं हो रहा है। यही वजह है कि हादसे पर हादसे हो रहे हैं। IRF के मुताबिक रेल ट्रैक की मरम्मत के लिए मटेरियल की कमी। लखनऊ जोन में 247 किलोमीटर रेल ट्रैक का काम मटेरियल की कमी की वजह से लटका। 68 डिवीजन में रेल ट्रैक के काम में मटेरियल की कमी की वजह से देरी हुई। डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं हो पा रहा है। रेलवे SAIL से खरीदता है ट्रैक मटेरियल। सेल कुल मांग का 25% ही सप्लाई दे पाता है। ट्रैक रिपेयरिंग के लिए खरीदारी प्रोसेस में खामियां हैं। सिर्फ मटेरियल ही नहीं, ट्रैक सेफ्टी में कर्मचारियों की भारी कमी है। जितने स्टाफ चाहिए उससे आधा ही मौजूद है। रेलवे ट्रैक पर भारी दबाव है। संसदीय समिति भी इस पर सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन हालात नहीं बदले और इसका खामियाजा ये है कि ट्रेनें हादसे की शिकार हो रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में भले ही ट्रेन की रफ्तार थम रही हो, लेकिन गुजरात के चुनाव प्रचार में ऐसा लगता है कि यहाँ के प्रचार की रेल ने न सिर्फ रफ्तार पकड़ी है, बल्कि बुलेट ट्रेन को भी मात दे रही है। और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जिस अंदाज में आजकल प्रचार कर रहे हैं गुजरात में, ऐसा लगता है कि वो यहाँ कुछ दिन नहीं गुजारने आ रहे, बल्कि शायद गुजरात में ही रहना पसंद करेंगे। जगह जगह रुकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, गुजरात के स्थानीय पकवान खाते हैं और उसके साथ साथ अपनी बातों को भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धुआंधार चुनाव प्रचार बस 2 दिन बाद यहाँ शुरू होने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है कि गुजरात के इस रण में दोनों प्रमुख नेताओं ने अपनी सब कुछ, यानी कि अपनी पूरी साख दांव पर लगा रखी है। चाय की चुस्की और चुनाव की चर्चा। गुजरात दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ये सियासी अंदाज है। अहमदाबाद में राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। गुजरात में कांग्रेस के लिए खोए वजूद को हासिल करने की चुनौती है। इसके लिए राहुल गांधी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर है राहुल गांधी। अहमदाबाद की रैली में राहुल ने सरकार के वाइब्रेंट गुजरात के नारे पर सवाल उठाए। वाइब्रेंट गुजरात,
वाइब्रेंट गुजरात। सवाल है किसके लिए वाइब्रेंट? आपके लिए वाइब्रेंट, गुजरात के किसानों के लिए वाइब्रेंट, आदिवासियों के लिए वाइब्रेंट। अहमदाबाद के पहले पोरबंदर में राहुल गांधी की रैली हुई। इस तटीय शहर में पूरे तेवर में नजर आए राहुल गांधी। उन्होंने मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई जुबानी वार किया। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। क्या आपने हिंदुस्तान के सूट बूट वालों को लाइन में देखा था? क्या दिखे थे आपको? वो कहां थे? मैं आपको बताता हूं कहां थे। जब आप बैंक के सामने खड़े थे, वो बैंक के एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठे थे, पीछे से घुसे थे वो। दलित और मछुआरा समुदाय कांग्रेस के एजेंडे में है। पोरबंदर में राहुल ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो अलग से मत्स्य पालन मंत्रालय का गठन किया जाएगा। राहुल ने दावा किया कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। मैं आपको यहां ये कहने आया हूं, दिसंबर में चुनाव है और उस चुनाव को कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। गुजरात में 9 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव है। 22 साल से कांग्रेस गुजरात की सत्ता से बाहर है। पार्टी की तकदीर बदले, इसके लिए राहुल जमकर मेहनत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। गांधीनगर के एक चर्च के प्रमुख पादरी थॉमस मैक्वेन ने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी को सभी पादरियों और चर्च तक पहुंचाया। इस चिट्ठी का मजमून बहुत कुछ कहता है। हालांकि अपनी इस चिट्ठी में वो सांप्रदायिक ताकतों से परहेज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है चुनावों के वक्त इस तरह की चिट्ठी, और वो भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के पादरी के द्वारा लिखी गई, अपने आप में काफ़ी सुर्खियां बटोरती हैं। मुख्यमंत्री रूपानी ने भी न्यूज़ नेशन से बातचीत में कहा कि ऐसी चिट्ठियां आमतौर पर राजनीतिक उद्देश्य से लिखी जाती हैं, लेकिन इस चिट्ठी से गुजरात के चुनावी माहौल में अचानक सरगर्मी आ गई है। प्रॉब्लम तो है ये अपने देश में। इस साल 600 इंसिडेंट्स ऐसा हुआ है कि हमारे चर्च पर अटैक किया है, हमारे लोगों पर अटैक किया है। ऐसे लोग पर खून भी हुआ है, मार भी डाले गए। ऐसा होता है अपने देश में, पहले नहीं होता था। गुजरात में प्रधान पादरी थॉमस मैक्वेन के इन्हीं अल्फाजों से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सूबे में चुनावी पारा परवान पर है। बीजेपी और कांग्रेस जनता की अदालत में अपनी अपनी दलीलें गढ़ रही हैं। ऐसे में गांधीनगर चर्च के प्रधान पादरी थॉमस मैक्वेन की पहले एक चिट्ठी आई, फिर वो मीडिया के सामने आए। थॉमस मैक्वेन ने 21 नवंबर को गुजरात के चर्चों को चिट्ठी लिखी। अपने समुदाय के लोगों से अपील की कि वो मानवीय मूल्य वाले उम्मीदवारों को वोट दें। चिट्ठी में जिक्र किया कि देश की धर्मनिरपेक्षता दांव पर है। आए दिन चर्च और चर्च के लोगों पर हमले हो रहे हैं। देश की एकता को बचाए रखने के लिए वोट करने की अपील की। थॉमस मैक्वेन ने दलील दी है कि उनकी चिट्ठी को किसी पार्टी से जोड़कर ना देखें। पीसफुल इलेक्शन के लिए किसी के विरुद्ध में नहीं है, न कोई पार्टी के विरुद्ध में, और न किसी को हम बता रहे हैं कि उनको ही मत दो, इनको इलेक्ट करो। चर्च से बात निकली तो दूर तलक चली गई। चुनावी समर में इस तरह के बयानबाजी पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रकार का पत्र जारी करके देश के सामाजिक समरसता के ताने बाने को कमजोर करना चाहते हैं। चुनाव के वक्त इस प्रकार के पत्र जारी करने वालों के लिए चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। गुजरात के रण में शय और विषाद का दांव चला जा रहा है। ऐसे में चर्च के इस दांव को भी सियासी कसौटी पर परखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात में जहां चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो रही है, वहीं मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने न्यूज़ नेशन से खास बातचीत की है। जरूर देखिएगा रात 9:20 यानी कि अब से बस 8 मिनट बाद। अब आइए बात करते हैं उडुपी में चल रही वीएचपी के धर्म संसद की। आरएसएस के प्रमुख ने इस धर्म संसद में सीधे तौर पर कहा कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। इस पर न तो कोई विवाद है और न कोई विवाद हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उडुपी के इस धर्म संसद में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तर्ज और अंदाज में संघ प्रमुख ने राम मंदिर के अयोध्या में निर्माण की बात कही है, उससे स्पष्ट है कि भगवा झंडा अयोध्या में बहुत जल्द फहराने जा रहा है।
दिल्ली से करीब 2100 किलोमीटर दूर कर्नाटक के उडुपी में वीएचपी की धर्म संसद लगी है। साधु संतों का जमावड़ा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी इस धर्म संसद में मौजूद हैं। 3 दिनों की धर्म संसद में राम मंदिर समेत धर्मांतरण पर रोक और गौ रक्षा जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया जाएगा। धर्म संसद के पहले दिन आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कई बड़ी बातों का ऐलान किया। उस समय किसी को बहुत ज्यादा मालूम नहीं था, तो सब संतों के सामने अशोक जी मुझे ले गए और जैसी अपेक्षा थी और स्वाभाविक था बिल्कुल कि संतों ने पूछा कि मंदिर में मामले क्या है भाई, बताओ जरा। तो मैंने उनको कहा कि महाराज मंदिर के बारे में क्या है ये तो आप लोगों ने निश्चित कर रखा है, वो कैसे बदल सकता है, वही है और उसके लिए ही प्रयास करता है। अगर देर लग रही तो हमको आशंकित होने की आवश्यकता नहीं। भागवत ने साफ कहा कि राम मंदिर के ऊपर एक भगवा झंडा बहुत जल्द लहराएगा। राम जन्मभूमि पर कोई दूसरा ढांचा नहीं बनाया जा सकता। राम जन्मभूमि पर मंदिर ही बनेगा और उसी पत्थर से बनेगा। भागवत ने गौहत्या पर देश भर में बैन लगाने की भी मांग की। गाय की रक्षा के लिए जोश की आवश्यकता है, लेकिन गाय की रक्षा हिंदू समाज करे इसके लिए होश की आवश्यकता है। मतांतरण जो हो रहा है, उल्टी धारा भी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त है आज के हिंदू समाज के जागरूकता को देखते हुए उसके प्रमाण में पर्याप्त मात्रा में शुरू हुई है। यह हर कोई जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई 5 दिसंबर से होगी। ऐसे में भागवत के इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कहा यह भी जा रहा है कि वीएचपी की इस धर्म संसद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। मतलब साफ है कि वीएचपी धर्म संसद के जरिए अपने एजेंडे को देश के सामने रखना चाहती है और वीएचपी के एजेंडे में राम मंदिर और गौ रक्षा का मुद्दा सबसे आगे है। टीम न्यूज़ नेशन।